नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज रियल एस्टेट की रियलिटी में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जो बिल्डर्स की कुछ एक्शन से परेशान रहते हैं। देश में कई बिल्डर हैं जो प्रॉपर्टी सेलिंग का काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्डर के चंगुल में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए रेरा का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि लोग फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर से संपर्क करते हैं और बिल्डर उनके फ्लैट बुकिंग के लिए चार्ज भी ले लेता है। वहीं सारी पेमेंट हो जाने के बावजूद बिल्डर पोजीशन देने में नाकाम रहता है, यानी कि पोजीशन देने में देरी करता है। कभी कभी पोजीशन साल 1.5 साल तक लेट भी हो जाता है। ऐसे में रेरा उनकी मदद कर सकता है। आमतौर पर लोगों को रेरा के बारे में नहीं पता होता है। रेरा बहुत अच्छी तरीके से लोगों की मदद कर सकता है। भारत सरकार ने देश में विभिन्न घर खरीदारों के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से 2016 में अधिनियम पेश किया था। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य रियल एस्टेट उद्योग में बिल्डरों की अवैध और अनुचित प्रथाओं को समाप्त करना था, जिसमें घर खरीदारों से उस संपत्ति की कीमत से बहुत अधिक शुल्क लिया जाता था जिसे वह खरीदना चाहते थे। परिणाम स्वरूप सरकार ने विशिष्ट नियम और विनियम स्थापित किए हैं, जिनका प्रत्येक बिल्डर को रियल एस्टेट उद्योग में संपत्ति बनाते और बेचते समय पालन करना होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें ये सारे नियम फेल होते नजर आते हैं। बिल्डर अभी भी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है प्रकाश सक्सेना जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी प्रकाश सक्सेना जी, जैसे कि अभी मैंने बात की, भारत सरकार ने भी ऐसे बहुत से रूल्स सामने लाए हैं जिसमें लोगों की मदद हो सकती है रेरा के जरिए। बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। जैसे मैं पोजीशनिंग की बात कर रही हूँ, कोई भी अपना घर खरीदता है किसी भी बिल्डर के जरिए या फिर फ्लैट खरीदता है, या फिर हम बात करें दोनों फ्लैट घर या फिर एक प्लॉट की भी हम बात करें, तो उसमें एक डेट निर्धारित होती है कि आपको इस वक्त इस दिन आपको आपका घर मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब बिल्डर ये डेट को टालने लगता है और डेट एक्सटेंड करने लगता है, उसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ वो अपने, कुछ लोग जो होते हैं वो लोन लिए रहते हैं, तो एक तरफ वो अपना लोन भी चुकाते रहते हैं, साथ ही साथ अगर वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो उनको किराया भी भरना पड़ता है। उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में वो लोग क्या कदम उठा सकते हैं बिल्डर के खिलाफ? जी, ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेरा एक्ट बनाया है। द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 2016 में बनाया। जी। इससे पहले भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था उसमें 1993 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया, इसको सेवा में कमी माना गया। जी। है ना। तो अब उपभोक्ताओं के पास दोनों रास्ते हैं। सीधे अदालत भी जा सकते हैं, पर वहाँ टाइम लगता है। पर उससे पहले आपको एक रेरा में शिकायत करना चाहिए, है ना। उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे जाके। क्योंकि रेरा को उस परियोजना की, यदि वो पंजीकृत है वो प्रोजेक्ट, तो उसके परियोजनाओं की भी जानकारी होती है। बिल्कुल। तो वास्तविक स्थिति उसे मालूम होती है। तो सबसे पहले अच्छा, उसको अपन यदि उपभोक्ता फोरम में भी जाते हैं तो उसकी तारीखों का और परियोजना की तारीखों का ये सब समन्वय होता है। तो रेरा में एक शिकायत तो अपने को दर्ज करना चाहिए, जी, है ना। दूसरी चीज कि आप उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में भी जा सकते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट 20 लाख से कम का है तो आप जिले में जा सकते हैं। जी। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। जी। और नहीं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं आप। जी बिल्कुल। तो वो आपको मुआवजा भी दिलवाता है। जी। और जो आपका एग्रीमेंट में जो डेवलपर होता है, वह मुख्य चीज है कि आपने एग्रीमेंट कैसा किया है, उसमें भी है कि यदि आपका भुगतान देने में देरी होती तो डेवलपर आपसे क्या चार्ज करता, ब्याज। उपभोक्ता फोरम उतना ही आपको उससे दिलवाएगा विलंब होने पर। यदि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है तो उपभोक्ता फोरम वही ब्याज दर जो भी निर्धारित होती है आपसे एग्रीमेंट में, तो वो उल्टा बिल्डर बाध्य होता है हमें देने में, है ना। और चूंकि अदालत में जाते हैं तो वो जुर्माने का प्रावधान भी उसमें होता है। बिल्कुल। लेकिन हमें
प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। हमने पहले भी आपसे बैठ रही थी, इसलिए मैंने कहा था कि पहले एक एग्रीमेंट हो, जो डेवलपर है जिससे हम वो ले रहे हैं, संपत्ति क्रय कर रहे हैं, उससे लिखित शर्तें होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, आमतौर पे जिससे हम उसका सकते हैं शर्तों जी, का पालन करें। जो आम जी। नागरिक है वो ज्यादातर रूल्स और रेगुलेशन जो है उनसे वो जानकार नहीं होते हैं, हम कह सकते हैं अवेयर नहीं हो पाते हैं। और शायद ये मुख्य वजह हो सकती है कि घर खरीदते वक्त या मकान खरीदते वक्त, फ्लैट खरीदते वक्त जो आम नागरिक होते हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को ध्यान में न रखते हुए बिल्डर्स पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं आम नागरिक। शायद इस वजह से भी बिल्डर्स फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। जी, यही होता है। बिल्डर्स, देखिए, ऐसा नहीं, कई अच्छे बिल्डर्स भी होते हैं, वो एक चीज क्लियर करते हैं, पर हम पैसा हमारा जा रहा है, हम अपने जीवन भर की कमाई उनको सौंपते हैं, तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो अच्छा, ये हमें कानून ने अधिकार भी दिए हैं, रेरा एक्ट में भी हमें अधिकार है कि हम परियोजनाओं की पूरी जानकारी उससे संबंधित पूरे दस्तावेज उनसे ले सकते हैं, उनको अपन जांच पड़ताल से कर सकते हैं, है ना। और पहले भी मैंने एक बार कहा था कि आप इस बात पे भी ध्यान दें कि वो जो भूमि है जिस पर वो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके मालिकाना हक पे भी ध्यान दें, उससे संबंधित दस्तावेज भी आप देखें। उस परियोजना में जितने नक्शे, जितनी अनुमतियों की जरूरत है, उन सबको आपको अवलोकन करने का अधिकार है। बिल्कुल, ये कानून ने आपको अधिकार दिया है। उसके बाद भी ये सब देखने के बाद आप संतुष्ट हो जाएं। देखिए, कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं अब तो, और ज्यादा, क्योंकि पर्यावरणीय मंजूरी भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। जब आप देख रहे हैं कलियासोत के मामले में लोग तो मार्च कर रहे हैं, दुनिया भर के संघर्ष में पड़े हुए हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति ना बने तो हमें नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सिया जो है, ये पर्यावरणीय मंजूरी, इन सब की जानकारी से संबंधित दस्तावेज हमें चेक करना चाहिए। और उससे भी हमें कि उसके जमीन के मालिकाना हक को अच्छे से परखें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उन पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आम नागरिक हमेशा यहीं पर चूक जाता है या मैं कहूँ नज़रअंदाज कर देता है और बिल्डर पर भरोसा, हालांकि सारे बिल्डर्स उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जो आम नागरिकों को झांसे में फंसाएं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा विश्वास कर लेने पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका सामना करना पड़ जाता है आम नागरिकों को। इसी को लेकर मेरा एक और सवाल है कि आपने देखा होगा अभी अगर मैं भोपाल की ही बात करूं तो बहुत सी ऐसी नई नई कॉलोनी बन रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो कॉलोनी के घर बन रहे हैं और घर में जिन जिन मटेरियल्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे मैं वो घर में घर बनाने में जितने भी मटेरियल्स लगते हैं उनका इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो एक तरीके से बहुत ही सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब घर में 6 महीने रहने के बाद घर की दीवार खराब होने लग रही है, टूटने लग रहा है घर। बहुत सी ऐसी कंप्लेन सामने आई हैं लोगों की कि बिल्डर्स ने गलत मटेरियल का इस्तेमाल किया है, सस्ता मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जबकि पैसे उसने उतने ही लिए हैं घर के लिए जितना उसकी कीमत सही मटेरियल के साथ जो लगी होगी वही लिए हैं। अब यहाँ पर बिल्डर्स के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर तो अब खरीद लिया है, उसके बावजूद इतनी शिकायतें मिल रही हैं। अगर घर में एक एक चीज़ की मैं बात करूँ तो जो भी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं बिल्डर्स के माध्यम से, अगर गेट की बात करें या बहुत सारे, तो वो नकली या मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा ठोस मटेरियल नहीं होता है। उसको लेकर क्या कर सकता है कोई? ये जो रेरा एक्ट की धारा 13 में जो दिया है कि आप जब बिक्री के लिए समझौता करते हैं ना, उसमें जो शर्तें हैं उसमें इनकी क्वालिटी, स्टैंडर्ड मटेरियल का, ये सब भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो वो जो, या उसके जो ब्रोशर होते हैं जो वो गारंटी करता है आपको सामान देने की, वो अपने को संभाल के रखना चाहिए। और ये बिल्डर, ये इसकी धारा 13 के अंतर्गत ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जो उसने प्रॉमिस किया है, उससे हटके ना वो मटेरियल की क्वालिटी बदल सकता है। धारा 14 में भी उसकी जो परियोजना की जो स्पेशलिटी होती है उसको भी चेंज नहीं कर सकता, उसकी संरचनाओं में भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो स्ट्रक्चर उसने बनाया उसमें यदि छोटे मोटे यदि वो करना चाहे बिल्डर भी, तो कम से कम 2/3 जो आवंटी होते हैं उनकी अनुमति उसमें आवश्यक होती है। वो कोई अपनी तरफ से कोई परिवर्तन ना मटेरियल में ना उसकी संरचना में वो नहीं कर सकता है। आवंटियों की वो भी 2/3 से कम आवंटियों की
सहमति से वो नहीं कर सकता है। तो वो जो उसने आपको समझौते में या उसके ब्रोशर्स में जी जो चीजें गारंटी की हैं वो देने के लिए बाध्य है। जी वो यदि ऐसा नहीं करता है तो ये सब सेवा में कमी माना जाएगा। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है NCDRC, इसमें प्रशांत केलकर बनाम एनडी डेवलपर्स के केस में जी जी उपभोक्ता फोरम ने इसको सेवा में कमी बताया और ये 1993 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी संशोधन कर लिया गया था। तो इस सेवा में कमी इसको माना गया था। तो ये एक तरह की सेवा में कमी है। इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं और उनसे मुआवजा और जुर्माना, उनसे मुआवजा ही वसूल सकते हैं जो, और उनसे जुर्माना भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा तो कि इसके लिए हमें उसको नोटिस देना पड़ेगा। इसकी एक तो शिकायत करें रेरा में, जो हमें उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, एक तो रेरा में शिकायत करना चाहिए, एक समय सीमा के अंदर उसको नोटिस जारी करना चाहिए। जी जी उसमें पूरा डिटेल हमारा आपका कि किस किस तरह की आपने सेवा में कमी की है, आपने क्या क्या प्रॉमिस किए थे, क्या क्या सेवा में कमी है। जी तो वो एक नोटिस उसको जारी करें। नोटिस जारी करने के बाद भी यदि वो कुछ नहीं करता है तो अपनी तरफ से एक रिमाइंडर भी और दे सकते हैं। वरना आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, उपभोक्ता न्यायालय बने हुए हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं रेरा के अलावा। और उसमें आपको जिस बिल्डर के खिलाफ आप मामला दर्ज कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल सही सही उसमें देना पड़ेगी जी, है ना। उसके यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है या ब्रोशर्स हैं वो आप लगाएं, हमने जो उसको भुगतान किया है उससे संबंधित दस्तावेज लगाएं, और हमारी उस बिल्डर से क्या से उसकी सेवा में क्या कमी है, उसने क्या क्या कमियां की हैं, हमारी शिकायत क्या है, उसका अच्छे से विवरण देकर ये शिकायत आप खुद भी कर सकते हैं या वकील के द्वारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि आपने नोटिस की बात की प्रकाश सक्सेना जी, तो आमतौर पर जो लोग होते हैं घर खरीदते हैं, काफ़ी मेहनत से खरीदते हैं, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, तो नोटिस देने से हमेशा बचना चाहते हैं, या बिल्डर्स से अगर बहसबाजी हो, या फिर मैं कह सकती हूँ अगर उनसे लीगल तौर पे भी अगर कुछ निराकरण निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो हमेशा जो लोग डरते नजर आते हैं बिल्डर्स से, यानी कि बिल्डर्स से बात करने में या फिर उनको नोटिस देने में ये बहुत ही बड़ा स्टेप उनके लिए होता है। आखिर बिल्डर्स को लेकर लोगों के मन में जो मानसिकता है वो इस तरीके की है कि इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक अच्छी पकड़ होती है, तो इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम चाहे कितने भी एक्शंस लेते रहें। यही है, डर का तो कोई इलाज है नहीं, कानून से संरक्षण मांग सकते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक मतलब ये होता ही, हम देख ही रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण तो इन लोगों को होता है और ताकतवर लोग होते हैं, तो लड़ना सबके लिए वो नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, आप एक सोसाइटी का गठन, जितने आवंटी हैं, यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्डर बहुत बड़ा है और उसके बड़े बहुत ज्यादा प्रपोस्ट हैं, तो एक सोसाइटी बना सकते हैं, रहवासी जो वहाँ के हैं आवंटी, वो सोसाइटी की तरफ से भी कर सकते हैं। आप सोसाइटी के द्वारा भी इन शिकायतों का कर सकते हैं और आप खुद भी करें, डर से कोई इलाज होगा नहीं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि मौखिक समझौते उतने मान्य नहीं होते कानून में, इसलिए हमेशा अपनी लिखा पढ़ी को मजबूत रखें। आप हर चीज लिखित में लें, लिखित में दें, इसकी आदत डालना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं करेंगे तो हम ठगी का शिकार होते रहेंगे। हमारी कोई शिकायत है उसको लिखित में सूचना दें, वो भले ही आपसी समझौते से उसका निराकरण हो जाए, हम उसको मामले को आगे ना बढ़ाएं यदि निराकरण हो जाता है, क्योंकि हम लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अंदर की समस्या का निराकरण करना है। कोई समस्या होती है तो उसकी एक लिखित शिकायत जरूर करना चाहिए और उसकी पावती लेकर अपने पास रखना चाहिए रिकॉर्ड में। जैसे हम जमीन के या भवन के दस्तावेज रखते हैं, भुगतान के दस्तावेज रखते हैं, ऐसे ही अपनी शिकायतों से भी एक काफी प्रतिलिपि जो जिसपे रिसीविंग हो या रिसीविंग के साक्ष्य हो, जिसपे जैसे अपन ईमेल करते हैं तो वो अपने आप में साक्ष्य हो जाता है। तो ऐसी चीजें अपने रिकॉर्ड में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि रिकॉर्ड रखना चाहिए और लिखित तौर पर शिकायतें करनी चाहिए, मौखिक तौर पर नहीं, और इसका पूरा आपके पास पूरी फाइल मेंटेन होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जो बिल्डर के ऊपर जो भी आपको समस्या है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो अपने पास ही पूरे दस्तावेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी। मैं एक चीज चलते चलते बोलूं कि मैं फिर रिपीट करूंगा कि सावधानी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। संपत्ति को बाद में हम शिकारों से पहले ही पूरी जांच पड़ताल करके ही संपत्ति लें, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ध्यान रखने की आवश्यकता है और अवेयर रहने की, जागरूक रहने की भी बहुत ज्यादा
आवश्यकता नजर आ रही है। जागरूक ना होने की वजह से ही ये सारी परेशानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि सारे बिल्डर एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कुछ बिल्डर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आम नागरिक है, इनको इस बारे में नहीं पता है, तो इनको झांसे में ले लेते हैं और बहुत से लोग उसमें फंसते हुए नजर आते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें सामने आती हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर जानकारी देने के लिए। तो देश में कई ऐसे बिल्डर हैं जो प्रॉपर्टी सेलिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्डर के चंगुल में फंस जाते हैं। ये चंगुल में फंसना सिर्फ इस वजह से होता है, जैसे कि हमने चर्चा की और उसमें सामने निकल के आया कि लोगों को रूल के बारे में, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके बारे में नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि उनको शिकायत कहाँ करना है, किस तरीके से शिकायत करना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जागरूक रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपके साथ कुछ भी इलीगल होता नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको रूल्स के बारे में ही ना पता हो तो जरूर कुछ न कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को हर चीज से जागरूक करें। कर लेने से पहले समझें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी होते हैं उनको समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ जानें कि क्या आपके लिए सही हो सकता है और कहाँ आपके लिए गलत हो सकता है। और बिल्डर्स से अगर परेशानी है तो उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करें, मौखिक नहीं, और अपने पास सारे दस्तावेज जरूर रखें। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।